KKCPG कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। लास्ट टाइम हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमने सिंपल इफ स्टेटमेंट का डिस्कशन किया था। उसके बाद में हम इफ एल्स स्टेटमेंट का डिस्कशन कर रहे थे। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। हम दो कंट्रोल स्टेटमेंट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। एक तो सिंपल इफ स्टेटमेंट और दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट। आज हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। 40 मिनट क्लास चल रही है। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था कि भी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं: सीक्वेंशियल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इटरेशन स्टेटमेंट या लूपिंग स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं। सीक्वेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है ऐसे स्टेटमेंट जो एक के बाद एक एग्जीक्यूट होते हैं, है ना, तो उसे सीक्वेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट, अगर आपको लॉजिक को कंडीशन के बेस पर एग्जीक्यूट करवाना है तो उसे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। और इटरेशन, अगर आप किसी लॉजिक को बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो तो हम इटरेशन या लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन किया कि भी कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि भी कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, आज हम देखेंगे एल्स इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट, है ना। ये इतने स्टेटमेंट हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा एल्स इफ स्टेटमेंट। तो एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में हम इफ स्टेटमेंट डिस्कस कर चुके हैं, इफ एल्स भी डिस्कस कर चुके हैं। एल्स इफ स्टेटमेंट, अगर आप एल्स इफ स्टेटमेंट को देखोगे तो इसमें क्या होता है, देयर इज अनदर वे ऑफ पुटिंग इफ together when multiple decisions are involved. A multi-part decision is a chain of ifs in which the statement associated with each else is an if. It takes the following general form. देखो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या लेंगे, if statement। सबसे पहले हम if statement लेंगे, if के अंदर कंडीशन लेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो if के अंदर दिया गया स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट 1 है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स है, अब अगर ये कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तब हम कौन से स्टेटमेंट पर आएंगे, एल्स इफ स्टेटमेंट। देखो इसमें क्या एल्स भी है, एल्स का मतलब अगर ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स है तब हम कहां पर आएंगे, इस एल्स इफ स्टेटमेंट पर आएंगे, जहां पर दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन 2। अगर ये कंडीशन 2 अगर ट्रू है तब तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तब इससे नीचे वाले एल्स इफ स्टेटमेंट पर आएंगे। तो इस तरीके से ये आपका एल्स इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले इफ स्टेटमेंट आएगा, ठीक है, फिर अगर ये कंडीशन फॉल्स है तब एल्स इफ, है ना। अब ये आगे जो है एल्स इफ इस तरीके से क्या होगा, चलता रहेगा। तो देखो जब अगर इस तरीके से एल्स इफ चलता रहेगा, हम कंडीशन चेक करते रहेंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा तो अगले एल्स इफ पर पहुंचेंगे। लास्ट में हम लेते हैं एल्स स्टेटमेंट। लास्ट में हम क्या लेते हैं, एल्स स्टेटमेंट लेते हैं। इसका मतलब अगर ऊपर दी गई सारी कंडीशन फॉल्स है, अगर ऊपर दी गई सारी कंडीशन फॉल्स है तब हम किस में आएंगे, एल्स में आएंगे, और एल्स वाला स्टेटमेंट क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। एल्स वाला स्टेटमेंट क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। एल्स वाला स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, जब ऊपर दी गई सारी कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तब हमारा एल्स इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। अब जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया गया, इस एग्जांपल से अगर हम समझने का प्रयास करें, ठीक है, इस एग्जांपल से अगर हम समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, कुछ अमाउंट ले रहा है। जैसे सपोज ब्रो, अगर मैं यहाँ पर ये देखो, ये टर्बो C++ के अंदर बना हुआ है ना, तो यहाँ पर कुछ अमाउंट दी गई है ना, कि भाई अगर आपका अमाउंट जो है वो 20,000 से ग्रेटर है तब तो आपको
15 का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपका अमाउंट जो है वो 15,000 से ग्रेटर है तब आपको 10 का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आपका अमाउंट 10,000 से ग्रेटर है तब आपको 5 का डिस्काउंट मिलेगा। अदरवाइज आपको डिस्काउंट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और जो भी डिस्काउंट मिलेगा उसको हम क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं। देव C++ में हम प्रोग्राम कंट्रोल एन, मैं इसको सेव कर देता हूँ पहले, कंट्रोल एस, यहाँ पर डिस्काउंट के नाम से एक फाइल बना ली। हमें इस प्रोग्राम को एक्सिक्यूट, जैसे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, ये सब तो लिखते ही अपने, तो अपने हर प्रोग्राम में लिखते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कीबोर्ड से एक अमाउंट लेना है। आपने क्या किया, अमाउंट लेने के लिए इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया अमाउंट, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया अमाउंट, कि भाई जो भी अमाउंट आप कीबोर्ड से एंटर करोगे उसको किस में स्टोर करवा लोगे, अमाउंट नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लोगे। अब आप सबसे पहले स्क्रीन पर मैसेज देते हो, आप चाहते हो कि सबसे पहले स्क्रीन पर मैसेज मिले, एंटर द अमाउंट, एंटर द अमाउंट। आप चाहते हो कि स्क्रीन पर क्या मिले, सबसे पहले मैसेज मिले, और कर्सर कहाँ चला जाए, अगली लाइन में चला जाए। अगर मैं इस कंट्रोल एस इस प्रोग्राम को सिर्फ इतने ही प्रोग्राम को रन करवाता हूँ तो स्क्रीन पर क्या कंपाइल करवा देता हूँ, इतना ही प्रोग्राम अगर मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो स्क्रीन पर सिर्फ मैसेज मिलेगा एंटर द अमाउंट, ठीक है, और इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा स्क्रीन पर। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि स्क्रीन पर आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ मैसेज मिल रहा है एंटर द अमाउंट, और देखो नीचे स्पेस दिख रहा है क्योंकि एंडल लगा दिया, एंडल ने लाइन को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, और आपको देख रहे हो कि यहाँ पर स्पेस आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको कीबोर्ड से वैल्यू डालनी है। कीबोर्ड से वैल्यू डालने के लिए जैसे मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाने के लिए सी आउट और पुट टू ऑपरेटर का यूज किया, वैसे ही कीबोर्ड से वैल्यू लेने के लिए हम क्या करेंगे, सी इन ऑब्जेक्ट और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज करेंगे। सी इन ऑब्जेक्ट और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर दोनों मिलकर के क्या करेंगे, कीबोर्ड से इनपुट लेने में आपकी हेल्प करेंगे। तो कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करोगे वो किस में स्टोर हो जानी चाहिए, अमाउंट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सी इन एक्सट्रैक्शन और ये वेरिएबल लिख दिया अमाउंट, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आप एंटर करोगे वो किस में स्टोर हो जाएगी, अमाउंट में स्टोर हो जाएगी। तो अगर मैं इसको सिर्फ इतने को ही एग्जीक्यूट करवाऊं, मैंने प्रोग्राम को क्या कर दिया, कंपाइल कर दिया, और कंपाइल करने के बाद इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाया। तो आप देख रहे हो कि इस बार एंटर द अमाउंट आपको मिल रहा है। अब मैं वैल्यू भी एंटर कर सकता हूँ, सपोज जो मैंने वैल्यू एंटर कर दी यहाँ पर 25,000, तो ये देखो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये वैल्यू जो है वो किस में स्टोर हो जाएगी, 25,000 जो है वो अमाउंट में स्टोर हो जाएगी। देखो सबसे पहले स्क्रीन पर मैसेज मिला, फिर ये काम करेगा, ये आपसे वैल्यू मांगेगा, वैल्यू जो एंटर करेंगे वो सी इन और एक्सट्रैक्शन किस में स्टोर करवा देंगे, अमाउंट में स्टोर करवा देंगे। अभी तक हमने इतना ही प्रोग्राम बनाया। अब हम इस अमाउंट पर कंडीशन लगाते हैं। अब आप कंडीशन किस तरीके से लगाएंगे, अब आप कंडीशन इस तरीके से लगा सकते हैं कि जैसे मान लो हम डिसाइड कर लें यहाँ पर सिनेरियो कमेंट बना करके कि अगर किसी का अमाउंट, अगर किसी का अमाउंट है ना, अगर किसी का अमाउंट जो है वो 20,000 से ग्रेटर, अगर किसी का अमाउंट किससे ग्रेटर है, 20,000 से ग्रेटर है ना, 20,000 से अगर ज्यादा का अमाउंट है तो उस पर डिस्काउंट छूट कितनी मिलेगी, उस पर डिस्काउंट मिलेगा 20%, 20 लिख देता हूँ, ठीक है। अगर किसी का अमाउंट क्या है 20,000 से ज्यादा है तो उसको डिस्काउंट क्या मिलेगा, 20 मिलेगा, 20 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। अगर किसी का अमाउंट, अगर किसी का अमाउंट क्या है, अगर किसी का अमाउंट, या ऐसे लिख देंगे, अगर किसी का अमाउंट ग्रेटर या इक्वल है 20,000 के, अगर किसी का अमाउंट 20,000 या 20,000 से ग्रेटर है तब डिस्काउंट मिलेगा 20 रुपीज, या मैं 20 से ज्यादा करूँ 100 रुपीज का डिस्काउंट, 100 रुपीज का डिस्काउंट। अगर किसी का अमाउंट ग्रेटर देन या इक्वल है 15,000, अगर किसी का अमाउंट 15,000 या 15,000 से ग्रेटर है तब उसको डिस्काउंट मिलेगा
मैं यहाँ पर कह देता हूँ 50 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और अगर किसी का अमाउंट, अगर किसी का अमाउंट क्या है 10,000 या 10,000 से क्या है ग्रेटर है, तो उसको जो डिस्काउंट मिलेगा वो मिलेगा जैसे मैं लिख देता हूँ 30 रुपीज का, ठीक है। और इससे कम होने पर अगर किसी का अमाउंट, इसके अलावा अगर किसी का अमाउंट 10,000 से नीचे है, मतलब 10,000 तक तो डिस्काउंट क्या है 30 रुपीज का है, और अगर किसी का अमाउंट अब इससे भी कम है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, अदरवाइज जो है वो डिस्काउंट जो है वो क्या है 0 रुपीज देंगे, मतलब कोई डिस्काउंट नहीं होगा, ठीक है, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये हमें सिनेरियो करना है। इतना समझ में आया कि हम क्या करने जा रहे हैं, यस और नो? यस सर। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है कि भी आपको एक अमाउंट एंटर करना है, वो अमाउंट अमाउंट नाम के वेरिएबल में जाएगा। अब हम सबसे पहले पहली कंडीशन लगाते हैं, इफ एलसिफ का यूज कर रहे हैं, बहुत सारी कंडीशन है, हम एलसिफ का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने इफ कंडीशन, इफ के अंदर मैं कंडीशन लगाता हूँ कि यदि आपका अमाउंट, ये जो अमाउंट के अंदर जो वैल्यू आई है जो हम कीबोर्ड से एंटर करेंगे, अगर अमाउंट ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या है 20,000 है, मतलब आपने कीबोर्ड से जो अमाउंट एंटर किया अगर वो 20,000 या फिर 20,000 से क्या है एक ग्रेटर है, देखो मैंने दोनों लिखे हैं, ग्रेटर देन या फिर इक्वल, मतलब अमाउंट या तो ग्रेटर हो या फिर 20,000 के क्या हो इक्वल हो, दोनों में से अगर एक भी बात सही है तो मैसेज, तो आप क्या करोगे डिस्काउंट दोगे हम। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने अमाउंट को स्टोर करवाने के लिए अमाउंट नाम का वेरिएबल लिया, और डिस्काउंट को स्टोर करवाने के लिए डिस्काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर किसी का अमाउंट ग्रेटर देन या इक्वल टू 20,000 है तो डिस्काउंट क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पर कितना देना अपने को डिस्काउंट 100 रुपीज का डिस्काउंट देना, तो मैंने दे दिया यहाँ पर 100। ये तो हुई इफ कंडीशन कि अगर किसी का अमाउंट ग्रेटर देन या इक्वल टू 20,000 है तो डिस्काउंट मिलेगा 100 रुपीज। अब मैं लिखता हूँ एलसिफ स्टेटमेंट। एलसिफ का मतलब है कि ये कंडीशन तभी चेक होगी जब ऊपर वाली कंडीशन क्या हो फॉल्स हो, मतलब अगर आपका अमाउंट ना तो 20 से बड़ा है ना 20,000 से के इक्वल है, तब उस केस में हम क्या आएंगे एलसिफ में आएंगे। अगले एलसिफ में यहाँ पर मैंने लिखा कि अगर किसी का अमाउंट ग्रेटर देन या इक्वल टू 15,000 है, मतलब अगर किसी का अमाउंट 15,000 या 15,000 से बड़ा है, 15,000 से बड़ा का मतलब है 19,999 तक अगर है तब तो यही कंडीशन ट्रू रहेगी। 20,000 होने पर कौन सी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो अगर किसी का अमाउंट ग्रेटर देन या इक्वल है किसके 15,000 के, तो डिस्काउंट कितना मिलना चाहिए, तो डिस्काउंट मिलना चाहिए 50 रुपीज का। फिर से मैंने एक कंडीशन और लगानी है मुझे, तो मैंने फिर से एलसिफ लगाया कि यदि किसी का अमाउंट, यदि किसी का अमाउंट ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या है 10,000 तो उसको डिस्काउंट मिलेगा 30 रुपीज का, उसको डिस्काउंट क्या मिलेगा 30 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। अब इस तरीके से देखो मैंने आपको बताया था कि एलसिफ कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले एक कंडीशन यूज करेंगे, उसके बाद में एलसिफ एलसिफ ये सिलसिला चला रहेगा, और फाइनली हम क्या यूज करेंगे एल्स, मतलब अगर ऊपर वाली कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो लास्ट में क्या लगाते हैं एल्स लगाते हैं, और इसमें क्या लिख देंगे कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं होती है तो डिस्काउंट क्या रहेगा 0 रुपीज रहेगा। तो इस तरीके से आपका इफ एल्सिफ एल्सिफ और एल्स स्टेटमेंट हो गया। तो फाइनली देखो देखो अब मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस तरीके से करली ब्रेसेस नहीं लगाते हो, है ना, इस तरीके के करली ब्रेसेस अगर नहीं लगाते हो इफ और एल्सिफ के साथ, तो इसके जस्ट बाद वाला देखो, इफ के जस्ट बाद वाला स्टेटमेंट ये इसके अंदर है, ये एल्सिफ वाला स्टेटमेंट ये है, ये एल्सिफ वाला स्टेटमेंट ये है, ये एल्स वाला स्टेटमेंट ये, मतलब जस्ट बाद वाला स्टेटमेंट जो इनके अंदर होगा। अब मैं मैसेज प्रिंट करवाता हूँ कि डिस्काउंट इज इक्वल टू, ये इतना मैसेज दे दिया मैंने, और फिर मैं किसकी वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ कि जो भी डिस्काउंट मिला उसको हम क्या करवा देंगे प्रिंट करवा देंगे, मतलब मैसेज मिलेगा डिस्काउंट इज इक्वल टू और फिर डिस्काउंट की वैल्यू, इसको सेव करते हैं कंट्रोल एस, मैं कंपाइल करवाता हूँ। आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपकी क्या आ रही है एरर आ रही है, एरर क्यों आ रही है, हाँ देखो मैंने यहाँ पर डिस्काउंट में क्या नहीं लगाया सेमीकोलन लगे, कंट्रोल एस कंपाइल करो और एग्जीक्यूट करो। आप देख रहे हो कि सबसे पहले स्क्रीन पर मैसेज मिला एंटर द अमाउंट,
मैंने अमाउंट दे दिया, देखो यहाँ पर सपोज करो मैंने अमाउंट दे दिया यहाँ पर 40,000। अब 40,000 मैंने अमाउंट दे दिया, तो अमाउंट के अंदर क्या गया, 40,000 गया। अमाउंट वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या गई, 40,000। अब देखो यहाँ पर हम कंडीशन चेक कर रहे हैं और ये चेक करेंगे कौन सी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। देखो सबसे पहले इफ कंडीशन है, ये कह रहा अगर आपका अमाउंट ग्रेटर देन या इक्वल टू 20,000 है, मतलब अगर आपका अमाउंट 20,000 या 20,000 से ज्यादा है तो क्या मिलेगा आपको, डिस्काउंट मिलेगा 100। तो आप देख रहे हो कि अमाउंट आपने कितना एंटर किए, 40,000 एंटर किए, इसका मतलब अमाउंट के अंदर क्या गया 40,000, और 40,000 जो है वो ग्रेटर देन है इससे 20,000 से, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी और आपको डिस्काउंट क्या मिलेगा 100। अब ये कंडीशन ट्रू होगी तो बाकी सारी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये एल्स तक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे और सीधा कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे और मैसेज प्रिंट हो जाएगा डिस्काउंट इज इक्वल टू 100। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैं इसको, आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपका अमाउंट क्या मिला, डिस्काउंट इज इक्वल टू 100। तो क्यों मिला, क्योंकि आपकी कंडीशन यही ट्रू हुई है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें, मैं दोबारा से इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, एग्जीक्यूट करवाता हूँ। मैं फिर से इस प्रोग्राम को क्या करता हूँ, कंपाइल करता हूँ और एग्जीक्यूट करवाता हूँ। इस बार देखो मैं दूसरी कंडीशन ट्रू करवाता हूँ, मैंने यहाँ पर अमाउंट दे दिया 19,000, इस बार अमाउंट किया 19,000। तो सबसे पहले चेक किया क्या अमाउंट ग्रेटर देन या इक्वल टू 20,000 है, क्या अमाउंट आपका 20,000 या 20,000 से बड़ा है, नहीं है। तो फिर एलसीफ में आएंगे, चेक करें क्या अमाउंट आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू 15,000 है, क्या आपका अमाउंट 15,000 या 15,000 से बड़ा है, यस 15,000 से बड़ा 19,000। तो क्या होगा, डिस्काउंट क्या मिलेगा 50, डिस्काउंट क्या मिलेगा 50 मिलेगा। अब इसके बाद वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, एलसीफ और एल्स वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, है ना, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, सीधा बाहर आएंगे, आउटपुट मिलेगा डिस्काउंट इज इक्वल टू 50। आप इसको एंटर करो, आपको आउटपुट मिलेगा डिस्काउंट इज इक्वल टू 50। इसी तरीके से आप थर्ड कंडीशन अगर अपने एग्जीक्यूट करवाते हैं, एंटर द अमाउंट, मैंने अमाउंट इस बार लिख दिया, थर्ड कंडीशन एग्जीक्यूट करवाने के लिए 10,000। तो आप देख रहे हो कि सबसे पहले चेक की इफ क्या अमाउंट 20,000 या 20,000 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर एलसीफ में क्या अमाउंट 15,000 या 15,000 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर तीसरे एलसीफ में क्या अमाउंट 10,000 या 10,000 से बड़ा है, तो आप कहोगे 10,000 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू ट्रू होती है। इस बार क्या होगा, ये डिस्काउंट के अंदर 30 डालेगा। अभी आगे वाले स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, मैसेज मिलेगा डिस्काउंट इज इक्वल टू 30। मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, आप देख रहे हो कि आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, डिस्काउंट इज इक्वल टू 30। तो मेरे ख्याल से ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब मान लो डिस्काउंट 0 कब मिलेगा, जब आपका अमाउंट क्या होगा 10,000 से ही कम होगा। जैसे मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता हूँ, एंटर द अमाउंट मैंने यहाँ पर कह दिया 8,000। इस बार आपका अमाउंट 20,000 से ना तो बड़ा है ना बराबर है, ना 50,000 से बड़ा बराबर है, ना 10,000 से ग्रेटर और इक्वल है। तो इस केस में एल्स में आएगा, एल्स में आने पर डिस्काउंट क्या मिलेगा, इसको 0 मिलेगा। और यहाँ पर देखो आपके प्रिंट हो रहा है डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट की वैल्यू, मतलब क्या प्रिंट होगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू 0, मतलब कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा अगर आपका अमाउंट 10,000 से कम है। तो ये बात क्लियर है, यस और नो? यस सर। हाँ, तो ये था हमारा एल्स इफ स्टेटमेंट है ना। हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसको समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एल्स इफ को क्लियरली समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर क्या किया, देखो अब ये जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ उसमें क्या करो, मैं लॉजिकल स्टेटमेंट का भी यूज करूँ, लॉजिकल ऑपरेटर्स, है ना, लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी हम क्या कर रहे हैं, साथ में यूज करेंगे। यार लॉजिकल ऑपरेटर्स अभी यूज नहीं करते। हाँ, इसी तरीके से मान लो सपोज करो कि आपको एक परसेंटेज एंटर करनी है, आपको क्या एंटर करनी है, परसेंटेज एंटर करवानी है, और फिर चेक करना है कि यदि आपकी परसेंटेज ग्रेटर देन या इक्वल टू 60 है, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन या इक्वल टू 60 है ना, तब तो क्या हो जाएगी, फर्स्ट डिवीजन हो जाएगी। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन या इक्वल टू 45 है, तब क्या हो जाएगी, सेकंड डिवीजन हो जाएगी। और यदि परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 36 है, तब क्या मिल जाएगी इसको,
थर्ड डिवीजन मिल जाएगी। और यदि आपकी परसेंटेज अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज का मतलब है कि अगर अब किसी की परसेंटेज 36 ही नहीं है, मतलब 36 से कम है, तो क्या कहा जाएगा, फेल कहा जाएगा। तो ये आपको मान लो प्रोग्राम बनाना है, तो वही सेम चीज है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है परसेंटेज को स्टोर करवाने के लिए, है ना। अब परसेंटेज क्या हो सकती है, पॉइंट में भी हो सकती है, इसलिए हम वेरिएबल जो है परसेंटेज को स्टोर करवाने के लिए फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं। फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल ले लिया मैंने, जैसे परसेंटेज PER नाम का एक वेरिएबल, है ना। एक परसेंटेज नाम का मैंने क्या ले लिया, वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब परसेंटेज नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया, तो इसके बाद में सर अब हाँ आवाज नहीं आ रही। क्या कह रहे हो, सर आवाज नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही आपको, वॉइस नहीं आ रही है सर। अब आ रही है। हाँ सर अब आ रही है। स्क्रीन हाँ स्क्रीन विजिबल हो गई सर। यस सर यस सर। तो देखो क्या है कि अब अपने क्या करेंगे, एक परसेंटेज नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। और अब आप कीबोर्ड से एक परसेंटेज एंटर करोगे, फिर चेक करोगे कि यदि आपकी परसेंटेज ग्रेटर देन या इक्वल टू 60 है, तब तो फर्स्ट डिवीजन। अगर आपकी परसेंटेज एलसीफ लगाएंगे, फिर यदि आपकी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है, तब सेकंड डिवीजन। फिर एलसीफ लगाएंगे, यदि आपकी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 36 है, तब थर्ड डिवीजन। और लास्ट में क्या लगा देंगे, एल्स लगा देंगे। मतलब अगर आपकी इनमें से कोई भी परसेंटेज नहीं है, तब आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो इसी तरीके से मैंने मैसेज दिया यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर मैसेज दे दिया, एंटर द परसेंटेज। सर आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही क्या आपको, यस सर यस सर। आ रही है अब आवाज, वॉइस आ यस रही है सर। आपको? सर कट कट के आ रही है। उसका कुछ नेटवर्क इंटरप्शन की प्रॉब्लम होगी। अब आ रही है, अब आवाज आ रही है अभी नहीं आ रही सर। हैं? नहीं सर। अच्छा, हो सकता है थोड़ी बहुत नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। अब आ रही है ना आवाज? यस सर अब आ रही है। ओके, थोड़ी बहुत नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, मान लो आपको एंटर द परसेंटेज और एक परसेंटेज एंटर करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही अपने सीन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज किया, और जो वेरिएबल ले रखा आपने परसेंटेज को स्टोर करवाने के लिए PER नाम का वेरिएबल लिया है, अपने क्या लिख देंगे, PER लिख देंगे। इसका मतलब अब जो आप कीबोर्ड से परसेंटेज एंटर करोगे, वो PER में स्टोर हो जाएगी। अब आप क्या करोगे, इफ कंडीशन लगाओगे और इसमें चेक करोगे कि यदि आपकी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, तब तो मैसेज मिलेगा आपको फर्स्ट डिवीजन। क्या मैसेज मिलेगा आपको, फर्स्ट डिवीजन। यदि आपके डिवीजन। परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, तब आपको मैसेज मिलेगा फर्स्ट डिवीजन। एल्स इफ, दूसरा चेक कर रहे हैं कि यदि आपकी परसेंटेज ग्रेटर देन या इक्वल टू 45 है, अगर आपकी परसेंटेज ग्रेटर देन या इक्वल टू 45 है, इसका मतलब हो गया कि यदि आपकी परसेंटेज 45 के इक्वल है या इससे बड़ी है। अब बड़ी कहां तक मानी जाएगी, ये बड़ी ये मानी जाएगी 59.99 परसेंटेज तक। 60 होते हैं तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यदि आपकी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है, तब मैसेज प्रिंट कर देंगे सेकंड डिवीजन। तब मैसेज प्रिंट कर देंगे सेकंड डिवीजन। एल्स इफ, यदि आपकी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 36 है, तब मैसेज प्रिंट करेंगे थर्ड डिवीजन। तब मैसेज क्या प्रिंट कर देंगे, थर्ड डिवीजन। और यदि आपकी परसेंटेज ना 60 से बड़ी है, ना 45 से बड़ी है, ना 36 से बड़ी है, 36 से कम है, तब हम क्या लेंगे, लास्ट में एल्स लेंगे और यहां पर मैसेज प्रिंट कर देंगे फेल। ठीक है,
तो अब देखो मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ, इसको कंपाइल करवाता हूँ और एग्जीक्यूट करवाता हूँ। क्या कर रहा है? हाँ देखो यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगा है, कंट्रोल एस, कंपाइल करवाता हूँ और एग्जीक्यूट करवाता हूँ। अब आप देख रहे हो कि स्क्रीन पर मैसेज है एंटर द परसेंटेज। मैं यहाँ पर परसेंटेज सबसे पहली कंडीशन ट्रू करवाता हूँ, जैसे मैंने कह दिया 60, तो आप देख रहे हो सबसे पहली कंडीशन है कि यदि आपकी परसेंटेज ग्रेटर देन या इक्वल टू 60 है तब मैसेज प्रिंट होगा फर्स्ट डिवीजन। अभी देख रहे हो आपका मैसेज क्या प्रिंट हो गया, फर्स्ट डिवीजन हो गया। अब मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करवाता हूँ, मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ, ठीक है। ये पहले दोबारा से एग्जीक्यूट करें, एंटर द परसेंटेज, इस बार मैंने लिख दिया जैसे 65%, तो 65% में पहली कंडीशन ट्रू होगी और मैसेज मिलेगा फर्स्ट डिवीजन। अब हम देख रहे हैं दूसरी कंडीशन, एंटर द परसेंटेज, मैंने कह दिया यहाँ पर 45। इसका मतलब अब देखो ये कह रहा है यदि आपकी परसेंटेज ग्रेटर देन या फिर 60 के इक्वल है, मतलब अगर 60 है या 60 से बड़ी है तब तो पहले फर्स्ट डिवीजन होगी। अदरवाइज हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे कि यदि आपकी परसेंटेज या तो 45 है या 45 से बड़ी है, तो आप देख लो आपने परसेंटेज क्या ले रखी है 45, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मैसेज मिलेगा सेकंड डिवीजन। ऐसे ही मान लो मैं फिर से एग्जीक्यूट करवाता हूँ और मैंने यहाँ पर लिख दिया 59.99, तब भी आपको क्या मिल रहा है, देखो सेकंड डिवीजन मिल रहा है, क्योंकि 59.99 लिया तो भी क्या होगा, 60 तो नहीं बना, 60 नहीं है तो आपकी फर्स्ट डिवीजन नहीं होगी एलसीएम में। यदि आपकी परसेंटेज ग्रेटर देन या इक्वल टू 45 है, मतलब 45 से लेकर 59.99 तक की जो वैल्यू है वो इसी में आएगी, 60 होते हैं फर्स्ट डिवीजन, तो ये इस केस में सेकंड डिवीजन मिलेगा। अब मान लो मैं यहाँ पर रन करवाता हूँ और परसेंटेज देता हूँ 36, तो 36 में देखो क्या आपकी परसेंटेज 60 या 60 से बड़ी है, नहीं है। क्या आपकी परसेंटेज 45 या 45 से बड़ी है, नहीं है। क्या आपकी परसेंटेज 36 या 36 से बड़ी है, तो आप कहोगे 36 है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा थर्ड डिवीजन। अब मैं 36 से थोड़ी बड़ी देता हूँ, मैं यहाँ पर देता हूँ 44.99, देखो 44.99, इसका मतलब 45 नहीं है, 45 होते हैं तो ये सेकंड डिवीजन देगा, इसी कैटेगरी में आएगा परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 36 में, तो आपको क्या मिलेगी, थर्ड डिवीजन मिलेगी। अब मान लो अगर फेल वाली सिचुएशन लेते हैं, अब मैं यहाँ पर परसेंटेज आपकी ले लेता हूँ कितनी, अब मैं आपकी परसेंटेज यहाँ पर लेता हूँ 34 या 35.99 भी ले ली तो भी 36 नहीं है, तब उस केस में भी क्या आएगा आपका, फेल आएगा। अब मान लो 35 ले लो, 10 ले लो, 15% ले लो, कितने भी ले लो, 36 से कम होने पर आपको क्या मिलेगा, फेल मिलेगा। ये बात समझ में आई, आपके एलसीएम स्टेटमेंट समझ में आया? यस सर। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है आपके? नहीं सर। ठीक है बेटा, बाकी जो है वो हम टॉपिक कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अपने जितने भी यार दोस्त मित्र हैं उन सबको बोलो कि टाइम से जो है वो क्लास लिया करे, ठीक है। आज मुझे थोड़ा सा अर्जेंट वर्क है, इसलिए जो है नेक्स्ट क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक सर।